नेटवर्क जो है उसको ये याद रखना है आपको कि 10 Mbps की स्पीड तक वो जा सकते हैं। फास्ट इथरनेट 100 Mbps तक जा सकते हैं, एंड उससे अपग्रेडेड जो वर्जन है दैट इज गीगाबाइट इथरनेट, कि जहाँ पे आपको 1000 MB की स्पीड यानी कि 1 Gbps की स्पीड आपको अचीव कर सकते हैं। एंड उसके हिसाब से 3 टेबल है। ओके, 10 बेस्ड होगा तो हमारा स्विच इथरनेट होगा, 100 बेस होगा तो वो हमारा फास्ट इथरनेट होगा, एंड 1000 बेस होगा वो हमारा होगा गीगाबिट्स। ओके, सो नाउ ये जो आफ्टर बेस के बाद जो भी है वो उसको आप थोड़ा एक बार देख लेना, बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय IEEE 802। ओके, IEEE ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारा डिफाइन किया हुआ है। सो उसमें कौन सी लेंथ है, कौन सा मीडियम है, वो एक बार आपको देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड, एंड अनदर गुड topology we can say, or arrangement we can say, it is a virtual LAN. Up till now we have seen a LAN. Okay, एक LAN देखा था। There are basically three type of organization of your computer. Either you use a LAN, MAN or WAN. And basically LAN का जो concept है that is uh, वी कैन से दैट लोकल एरिया मीन्स सिंगल बिल्डिंग के लिए हो सकता है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है। उसमें जो अप्रूव मतलब वर्जन है एक, जिसको हम बोलेंगे वर्चुअल लैन। वर्चुअल लैन जो है वो बेसिकली लैन बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एक फिगर से समझाया है कि क्या होगा कि आप आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि बीच में कॉरिडोर दिखाया हुआ है, लेफ्ट साइड पे एक लैब है, राइट साइड पे एक लैब है। तो अब क्या होगा कि बेसिकली अरेंजमेंट कैसे होता है, कोई भी नोट नेटवर्क का आप लोगों ने, इफ यू हैव सीन इन आवर लैब that each and every computer are connected with switch, and internally those switch are connected. Here in a figure you can see that up left side of the corridor and the right side are in, if you are watching this figure in front of you, so upside there is one set of computer, and the downside is also there are some set of computers. Now what you can see that upside वाले जितने भी कंप्यूटर है they are connected to एक हब, एंड बॉटम वाले जो भी सिस्टम है वो एक हब से कनेक्टेड है, एंड बोथ हब आर कनेक्टेड विद अ सिंगल स्विच। अब यहाँ पे कहने का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि दिस इज अ स्विच नेटवर्क दैट इज लॉजिकली सेगमेंटेड बाय फंक्शन। लॉजिकली वो सेगमेंटेड हुए हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाला जितना भी सिस्टम है एक लॉजिकली सेपरेटेड है, एंड मैकेनिकल वाले जो भी है वो लॉजिकली सेपरेटेड है। लेकिन हम, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जितने भी कंप्यूटर है सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इन अ लैन ओनली, राइट, लैन के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसा हो सकता है कि वर्चुअल लैन का मीनिंग ये है कि हम लोग जैसे देखते हैं कि हमारे हर एक लैब में इंडिविजुअली स्विच के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वर्चुअल लैन में कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि जैसे यहाँ पे बताया है कि जितने भी कंप्यूटर है वो भले ही उसका जो लोकेशन है वो अलग अलग जगह पे है, लेकिन वो एक साथ एक स्विच के साथ कनेक्टेड होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल लैन। ओके, लैन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी कंप्यूटर है एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्विच के साथ। अब अगर हम लोग, इफ वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनी कंपनी, then there are certain department in a company, like sales department is there, account department is there, right? So various department is like there in a company. So we can say that if we provide a LAN connection between all the sales computer, separate LAN connection for sales department, separate LAN connection for the account department and other department, right? तो यहाँ पे वर्चुअल लैन क्या बोलता है कि वर्चुअल लैन में भले आपके डिपार्टमेंट अलग अलग हो, लेकिन सारे जो इतने भी कंप्यूटर हैं वो एक सिंगल स्विच के साथ कनेक्टेड होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल लैन। समझ में आया?
तो कहने का मतलब ये है, कंपनी में सेल्स के कंप्यूटर भले ही अलग लोकेशन पे बैठते हो, अकाउंट वाले जितने भी है, एचआर वाले जितने भी है, दूसरे जो प्रोग्रामर है, वो सारे अलग अलग कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कहने के लिए वो उसका कॉरिडोर अलग हो सकता है, डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, लेकिन अगर वो एक सिंगल स्विच के साथ, एक सिंगल स्विच के साथ अगर कनेक्टेड होंगे, स्विच नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल लैन। ओके, so a virtual LAN is a switch network that is logically segmented by function, project teams or application without regard to physical location of the user। यहाँ पे हम लोगों का लोकेशन नहीं देखना है, बेसिकली लैन में हम लोग लोकेशन देखते हैं कि पर्टिकुलर कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट लाइक वाइज। लेकिन वर्चुअल लैन में हम लोग, जैसे अगर आपको वर्चुअल आईपी एड्रेस या उसका कॉन्सेप्ट पता हो तो ये समझने में आपको आसानी होगी, राइट। यहाँ पे हम लोगों को लोकेशन नहीं देखना है, लेकिन वो कैसे कनेक्टेड है वो देखना है। एंड कनेक्टेड कैसे होंगे, जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे उसमें कॉमन क्या होगा, एक स्विच कॉमन होगा। एंड आप कहीं भी फिर चला जाओ, ये कंप्यूटर अगर ये जो फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर अगर इस यहाँ पे जाना चाहता है तो वो इजीली जा सकता है एंड कनेक्ट हो सकता है इस किसी भी कंप्यूटर के साथ, राइट। कंपनी में ऐसी काफी बार रिक्वायरमेंट होती है कि सेल्स पर्सन अकाउंटेंट के साथ बैठता है, अकाउंटेंट सेक्शन के साथ बैठता है, फिर प्रोग्रामर होता है, उसको काफी बार सेल्स की टीम के साथ बैठना पड़ता है। वो सारी चीज अगर आप मूव करोगे अपना लैपटॉप या कंप्यूटर, तो वहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशन इतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ कि मेरा जो लैपटॉप है वो कॉलेज के जो भी नेटवर्क बना है उसमें ऐसा एट्रीब्यूट बोल सकते हैं कि आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि मैं कॉलेज के कोई भी लैब में चला जाऊं या कोई भी डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर लैब में चला जाऊं, मेरे को कोई भी एट्रीब्यूट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसी भी कंप्यूटर के साथ थ्रू लैन कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। बिकॉज कॉलेज के जो भी कंप्यूटर है वो ऐसे कॉन्फ़िगर किए गए हैं कि कहीं से भी मेरा जो आईपी एड्रेस है लैन में कनेक्ट करने के लिए, वो आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट। आप लोग शायद नेटवर्क प्लेयर में सीखे होंगे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, राइट। तो हर एक क्लास में मतलब आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल है। अब हो सकता है क्लास ए में लिमिटेड नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल है, कंपनी की रिक्वायरमेंट उससे भी ज्यादा सिस्टम को यानी कि नोड बनाने की है, होस्ट ज्यादा है, तो क्या करना है। तो कंपनी वाले क्या करेंगे, क्लास बी का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, या तो ऐसा कर देंगे कि एक स्विच कॉमन कर देंगे ताकि जितने भी कंप्यूटर है एक दूसरे के साथ कॉमनली कनेक्ट हो सके विदाउट कंसिडरिंग द फिजिकल लोकेशन ऑफ दैट यूजर। पता चल रहा है वर्चुअल लैन क्या है? यस और नो? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे फिजिकल लोकेशन नहीं देखना है, अगर वो कॉमन स्विच के साथ कनेक्टेड है तो वो हम लोग बोल सकते हैं वो वर्चुअल लैन में कनेक्टेड है। For example, several and station might be grouped as a department such as engineering and accounting, right? कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अलग अलग कंप्यूटर लैन बनाया हुआ है, अकाउंटेंट का अलग अलग है, लेकिन अगर वो कॉमन स्विच के साथ कनेक्टेड है एंड एक दूसरे के साथ लैन थ्रू कनेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वी कैन से दैट इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल लैन। व्हेन द एंड स्टेशन आर फिजिकली लोकेटेड क्लोज टू वन अनदर, यू कैन ग्रुप देम इनटू अ लैन सेगमेंट। जैसे अगर फिजिकली लोकेटेड क्लोज टू वन अनदर, जैसे हमारे हर एक लैब में ऐसा है, एक दूसरे के नजदीक में है, वन अनदर वेरी क्लोज टू वन अनदर, सो वी कैन कनेक्टेड इट दैट वाया switch, so that is called as LAN fragment. But if any of the end station are different building at in a different building, not in the same physical LAN segment, you can group them into a wireless LAN। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को वर्चुअल लैन जो बनाना है उसमें हर एक सिस्टम को मैं ऐड करूँ, राइट। ऐसा भी मैं कर सकता हूँ कि एक ऐसी स्विच बना दूं, यहाँ पे ऐसा भी बना सकता हूँ, ये जो फिगर है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 कंप्यूटर एज अ फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे 6 नोड्स फिगर में देख सकते हो, अप एंड बॉटम ऑफ दिस कॉरिडोर। तो ऐसा मैं ग्रुप बना सकता हूँ कि इसका पहला लिया, इसका तीसरा लिया, फोर्थ लिया, एंड इसको एक कॉमन स्विच से कनेक्ट कर दूं, तो वो भी एक वर्चुअल लैन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक, जरूरी नहीं है कि हर एक सिस्टम को एक कॉमन वर्चुअल लैन में बना दो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऐसा ग्रुप बनाना हो जिसमें
जितने सिस्टम को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हो उतना कनेक्ट कर सकते हो। अब उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, फीचर्स क्या है? तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ एंड स्टेशन मूव्स ऐड एंड चेंजेस, राइट? जैसे मैंने बताया कि मेरा लैपटॉप जो है, मैंने ऐसा कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है कि मैं कॉलेज के किसी भी लैब में चला जाऊं, किसी भी वहां पे चला जाऊं, तो इजीली मैं मेरे जो आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूट, जो है मेरे सिस्टम के नेटवर्क के जो एट्रीब्यूट है, उसके साथ मैं किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट? एंड मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्विच हमारे लैन में है वो सारे एक दूसरे के साथ थ्रू स्टार टोपोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, राइट? लैब में तो स्विच है ही, लेकिन वो सारी स्विच एक दूसरे के साथ एक सेंट्रल स्विच के साथ भी कनेक्टेड है, तो स्टार टोपोलॉजी बनाया हुआ है यहाँ, राइट? सो वी कैन से दैट अगर आपने कॉलेज में विजिट किया है, एडमिन डिपार्टमेंट के नीचे सर्वर रूम जो है, वहाँ पे एक कॉमन स्विच है, जहाँ से सारी स्विच भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एंड वो सारी स्विच में हमारे हर एक इंडिविजुअल लैब के कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। तो वी कैन टेल दैट, वी कैन से दैट हमारे कॉलेज के जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दे आर क्रिएटिंग अ वर्चुअल लैन, राइट? एंड इंडिविजुअली लैन जो बन रही है उसको हम लोग फिजिकल लैन बोल सकते हैं, बिकॉज उसके जो कंप्यूटर है एक दूसरे के close to one another and they are directly connected to common switch. Okay, when an AND session is physically moved to a new location, its attribute can be reassigned from a network management station through simple network management protocol, जिसको हम लोग SNMP बोलेंगे, और थ्रू यूजर इंटरफेस मेनू, राइट? हमने जो सिस्टम बनाया है वो यूजर इंटरफेस मेनू से बनाया है, यानी कि सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था, शायद लैब में आपके ही लैब में शायद मैंने बताया था कि कैसे हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करके हाँ, यहाँ पे जो आईपी सेटिंग किया हुआ है, राइट? मेरा जो आईपी एड्रेस है वो फिक्स है, एंड उसके हिसाब से गेटवे एंड वो सब बनाया हुआ है, ताकि मैं कहीं पे भी चला जाऊँ, फिजिकली कहीं पे भी मूव हो जाऊँ अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने कॉलेज में, सो आई कैन यूज और आई कैन सेंड इन लैन में जितने भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है वो मैं कर सकता हूँ। उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। When an station is moved within the same VLAN, it retains its previously assigned attributes in its new location। जैसे मैंने बताया, जो previously assigned attribute है, यानी कि जो आईपी एड्रेस, गेटवे, सबनेट मास्क जो मैंने असाइन किया हुआ है, वो न्यू लोकेशन पे भी सेम ही रहेंगे। Okay, when an end station is moved to different VLAN, the attribute of a new VLAN are applied to the end station। अगर उस वहां पे कुछ स्विच के रिगार्डिंग जितने भी एट्रीब्यूट है वो वहां पे चेंज होंगे, लेकिन हमारे केस में आप इधर यू कैन यूज एस एन एम पी और मेनू से आप कर सकते हो। ओके, वो आप डिपेंड करेगा कि वर्चुअल लैन आप कैसे बना रहे हैं, कि एट्रीब्यूट किसके चेंज करने हैं, स्विच के चेंज करने हैं या आपके एंड यूजर जो सिस्टम है उसके चेंज करने हैं, लेकिन आप ऐसे ग्रुप करके वर्चुअल लैन बना सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज कंट्रोल ट्रैफिक एक्टिविटी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि वर्चुअल लैन अलाउ पोर्ट ऑन द सेम, okay, virtual LAN allow port on the same or different switch to be grouped so that traffic is confined to the member of only that group। ओके, जैसे मैंने बताया हम लोग सिलेक्टेड, ऐसा हो सकता है कि सिलेक्टेड सिस्टम वी कैन ग्रुप टुगेदर एंड उस सिलेक्टेड सिस्टम को ही हम लोग स्विच के साथ कनेक्ट कर दे जो कॉमन है, जो जो स्विच जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जितने भी सिस्टम है उसको ग्रुप कर सके। दिस फीचर रिस्ट्रिक्ट ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट ट्रैफिक फ्लडिंग, राइट? फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों ने सीखा होगा, फ्लडिंग only to those port included in the certain virtual LAN, राइट? अगर आपको किसी को पता है कि बेसिक जो स्विच एंड हब में डिफरेंस क्या है, किसी को पता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब, मेन डिफरेंस क्या है? एनीवन इज नो? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब, मेन डिफरेंस? आई थिंक प्रैक्टिकल में भी मैंने आपको बताया था।
Hub is a See, physical layer and yes, and switch. data link layer. Okay, fine. Any other? देखिए, इन टर्म्स ऑफ हम लोग आप लोगों को मैंने तीन डेफिनेशन बताई थी: यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, राइट? तो बेसिकली यूनिकास्ट में क्या होता है, वन टू वन, यानी कि जो भी इंटेंडेड सेंडर है वो क्या करेगा, जो भी रिसीवर है उसको डायरेक्टली कनेक्ट करके डेस्टिनेशन पे मैसेज भेजेगा, राइट? मल्टी क्लास में क्या होता है, ग्रुप में जाएगा, राइट? नॉट ऑल, बट ग्रुप में दो से दो या दो से ज्यादा, लेकिन नॉट ऑल। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, सब पे जाएगा। अब हब एंड स्विच में अगर ब्रॉडकास्ट के रिगार्डिंग बात की जाए तो हमारी जो स्विच होगी वो तीन में से कोई भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल उसकी अपलिंक या डाउनलिंक आपको शायद पता है। अब अपलिंक पे कोई मैसेज आता है कुछ कोई और नेटवर्क से, एंड कौन से सिस्टम को आपको भेजना है, तो स्विच अपने आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है कि यूनिकास्ट, यानी कि जो पर्टिकुलर है यूजर है, एंड यूजर जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस है, डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट कर सकता है, या तो मल्टीकास्ट कर सकता है या तो ब्रॉडकास्ट कर सकता है। यानी कि जो अपलिंक पे मैसेज आया, अगर उसको पता है कि इतने पोर्ट में से ही कोई डेस्टिनेशन हो सकता है, तो वो जस्ट उतने पोर्ट पे ही मैसेज भेजेगा, फॉरवर्ड करेगा स्विच। एंड ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि सारे पोर्ट को वो बता देगा, पैकेट जो भी आया है फॉरवर्ड कर देगा, एंड वो पॉट को बोल देगा कि वेदर जो भी नोड है वो चेक करेगा कि आपके लिए मैसेज है, मतलब जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसके लिए मैसेज। जबकि हब में क्या होता है, हब प्योरली ब्रॉडकास्ट ही है। हब पे मतलब अपलिंक पे हब में जो भी मैसेज आएगा हब पे, राइट, तो वो सिंपली ब्रॉडकास्ट कर देगा। उसके पास ये कॉन्फ़िगरेशन करने का नहीं है, राइट? ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट ऑप्शन नहीं है। स्विच में आप लोग वो कर सकते हो कि पॉट सिंपली पॉट पे ही रखना है, ताकि उसको मतलब यहाँ पे एक टेबल होगा स्विच के पास लॉजिकल टेबल होगा कि मतलब ऐसा प्रोग्रामिंग स्विच में हम लोग करते हैं कि उसको पता होगा कि पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का पोर्ट नंबर कौन सा है, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का पोर्ट नंबर कौन सा है, तो वो प्रोग्राम चेक करेगा कि यस, इस टेबल में है, हमारा जो डेस्टिनेशन एड्रेस जिसके लिए पैकेट आया वो हमारे लिस्ट में है। अगर है तो डायरेक्टली वो सिंपल वो पोर्ट पे ही मैसेज भेजेगा। जबकि हब के पास ऐसा नहीं है। हब के पास ऐसा लिस्ट नहीं होता, टेबल नहीं होता। वो क्या करेगा, सिंपली जितने भी पोर्ट है हब में, यहाँ में अगर फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हो, जितने भी पोर्ट है सबको, अगर ये पर्टिकुलर सेंडर है तो वो उसका जो भी मैसेज हब पे आता है वो सब पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा। कि पहले चेक करेगा कि हमारे सिस्टम जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं वो हमारे ही इसमें कहीं पे है, तो वो सब पोर्ट पे मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब यहाँ पे वर्चुअल लैन में क्या होगा कि आपके पास ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, आपको ब्रॉडकास्ट करना है, यूनिकास्ट करना है, अब मल्टीकास्ट करना है। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अब ये कॉन्सेप्ट वर्चुअल लैन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, अब आप समझो। कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सिस्टम ऐसा बनाया है जिसमें ग्रुप ऐसा बनाया है कि अकाउंटिंग सेक्शन एंड सेल्स वाले कुछ कुछ कंप्यूटर को आप लोगों ने एक ग्रुप किया है, वर्चुअल लैन बनाया है। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कैसे करेगा कि ब्रॉडकास्ट अगर कर रहा है तो हो सकता है कि सभी सेल्स वाला कोई भी है, अकाउंट वाले किसी को मैसेज भेजता है, तो क्या होगा, अकाउंट वाले सभी सिस्टम पे मैसेज भेज देगा। अब वर्चुअल लैन अगर बनाते हैं तो आप सिलेक्टेड अकाउंट मतलब उसको ही मैसेज चला जाएगा, तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन होगी। राइट, समझ रहे हो क्या आप कहने का मीनिंग क्या है? राइट, आप लोग अभी हमारा भी जैसे कि फीस सेम का ग्रुप बना हुआ है, तो आप भी अपने से खुद का एक ग्रुप बनाया होगा, और उसके बाद भी आपने फिल्टर आउट किया होगा कि ऑलरेडी कुछ उसमें से भी सिलेक्टेड पर्सन का ग्रुप बनाया होगा। वो क्यों बनाते हो आप लोग? राइट, आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आपका कुछ मैसेज जो है कॉन्फिडेंस रखना है, राइट, लाइकवाइज। तो यहाँ पे भी ऐसा फीचर आप बना सकते हो कि अलग स्विच में कनेक्शन कर सकते हैं। स्विच जो होगा उसके पास एक फंक्शनलिटी है, आप उसका यूनिकास्ट भी कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हो, और मल्टीकास्ट भी कर सकते हो। अगर आप स्विच कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इन डिटेल यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हो कि कैसे स्विच का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, राइट। स्विच इस उसमें भी बेसिकली बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है।
but it is not a part of our practical session, so I mean not in part of syllabus, so in depth तो नहीं जाना है. एंड आई थिंक मेरे को भी इतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिससे आप बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन स्विच में भी बना सकते हो. तो कहने का मतलब ये है कि हब में जो होता है ब्रॉडकास्ट होता है, प्योरली ब्रॉडकास्ट. हब सिंपली जो भी मैसेज आया उसको सिंपली फॉरवर्ड कर देगा सभी को, एंड सभी वो चेक कर सकते हैं कि जो भी मैसेज आया है, तो जो भी मैसेज आया है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती, राइट. सो इसीलिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं, राइट. स्विच का यूज़ करते हैं एंड ग्रुप करते हैं जो सिलेक्टेड यूज़र है, इसलिए. Okay, the management domain is a group of virtual LAN that are managed by a single administrative authority, and that authority is nothing but switch. तो ये जो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगा, जो भी मैसेज आता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेता है, राइट. सिंगल अथॉरिटी यानी कि हमारे केस में स्विच है, तो इसीलिए हम लोग उसको बचा सकते हैं, राइट. मैसेज लीक नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं एंड एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं. Next is work group and network security. You can increase security by segmenting the network into distinct broadcast domain, right? अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन बना सकते हो जो भी रिलेटेड है इसके. तो ऐसे वर्क ग्रुप एंड हम लोग वर्क ग्रुप बना देंगे जो भी ऐसा लगता है कि यस दिस इज मीन्स ट्रस्टेड सिस्टम है. तो अगर एक ट्रस्टेड सिस्टम के पास मैसेज जाएगा तो यू कैन मैनेज द सिक्योरिटी, राइट. टू दिस एंड VLAN कैन रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ यूजर इन अ ब्रॉडकास्ट डोमेन, एंड वी कैन रिस्ट्रिक्ट. जैसे मैंने आपको बताया व्हाट्सएप पे भी ग्रुप ऐसे ही बनाते होंगे आप शायद, कि आपके ग्रुप में कितने पर्सन को रखना है, राइट, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे आपकी जो भी मतलब. आई थिंक आई होप कि आप समझ सकते हो कि क्या कहना चाहता हूँ. You can also control the size and composition of broadcast domain by controlling the size and composition of the virtual LAN. यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि लिमिटेड LAN है तो लिमिटेड कंप्यूटर बना सकते हो. आपकी स्विच की कैपेसिटी के हिसाब से आप बना सकते हो. 1000 पोर्ट वाला मतलब 1000 सिस्टम का भी आप ग्रुप बना सकते हो वर्चुअल LAN में. ओके, सो दैट इज योर अथॉरिटी, मीन्स जो भी बना सकता है ग्रुप बना सकते हैं या जो भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो okay, next is component. Network that have virtual LAN is contain one or more of the following components: switch that logically segment connected and end station. Okay, ऐसी switch जो सबको एक साथ कनेक्ट कर सके, राइट. यहाँ पे तो वो तो स्विच तो होनी है यहाँ पे. राउटर दैट प्रोवाइड वर्चुअल एंड कम्युनिकेटर बिटवीन वर्क ग्रुप्स. राउटर बेसिकली राउटर भी नेटवर्क लेयर पे ही होता है एंड उसका जो मेन फंक्शनलिटी है ये यही है. इसकी मेन फंक्शनलिटी के रूट फाइंड आउट करना, जो भी एंड यूजर है कैसे सेंडर से रिसीवर को मैसेज भेजना वो रूट आउट फाइंड आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Next is transport protocol that carry very virtual LAN traffic across shared LAN and ATM backbone. Okay, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल आई थिंक ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप सीखोगे. Okay, so I am not going into deep. So this is an interoperability with previously installed LAN system. तो जो LAN system already है उसमें मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. कहने का मतलब यही है. ओके, सो इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोग वर्चुअल लैन बना रहे हो एंड लैन की सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो दैट दैट शुड नॉट बी केस.
ओके, सो दैट इज वर्चुअल लैन। बेसिकली यही है कि लैन तो बना रहे हैं, लेकिन हर एक सिस्टम को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एंड जितने भी सिस्टम हमारे साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे किसी को वर्चुअल लैन के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। So next is Ethernet frame structure. नेक्स्ट इज इथरनेट फ्रेम स्ट्रक्चर। एंड बेसिकली इथरनेट का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा, उसमें पहले प्रीएम्बल होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, सोर्स एड्रेस होगा, देन टाइप, ओके टाइप होगा, देन डेटा होगा एंड सीआरसी होगा। राइट, अब बेसिकली आई थिंक बहुत सारे फ्रेम फॉर्मेट आप लोगों ने सीखी होगी। तो बेसिकली डेटा फील्ड इज इम्पोर्टेंट, कि कोई भी आपका इथरनेट के थ्रू डेटा जाएगा तो उसमें सिर्फ डेटा नहीं होगा। राइट, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है, सोर्स एड्रेस कौन सा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस मैसेज। काफ़ी सारी मैसेज की टाइप भी होती है, जैसे कि कोई कंट्रोल मैसेज है या नॉर्मल मैसेज है। राइट, उस टाइप की टाइप होगी मैसेज की। देन प्रीएम्बल होगा। बेसिकली प्रीएम्बल इसलिए यूज होता है कि ताकि हम जो भी रिसीवर है उसको पता चले कि मैसेज आया है। ओके, जैसे कि हम लोग भी कॉल करते हैं तो बेसिकली कैसे, जैसे जब भी रिसीव करते हैं तो पहले हेलो बोलते हैं। राइट, तो ऐसे फ्रेम में भी सिस्टम होती है कि जैसे मैसेज आया तो मैसेज जो भी रिसीव हो रहा है उसका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके, जिसका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे अ, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीएम्बल। नेक्स्ट डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, जो जहाँ जिसको मैसेज भेजना है। अगर आप सेंडर हो तो सेंडर ऐड करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस के कौन से लोकेशन पर मैसेज भेजना है। देन खुद का एड्रेस भी भेजेगा, ताकि रिसीवर जब भी रिसीव करे तो उसको पता चले कि कौन से पर्टिकुलर जो भी फ्रेम आया है वो कौन से एंड यूजर से आया है, वो पता चले। राइट, टाइप जैसे मैंने बताया। ओके, टाइप इज नथिंग बट वो चेक करेगा कि मैसेज किस टाइप का है। देन ओरिजिनल डेटा यहाँ पे होगा। जैसे बेसिकली फ्रेम का मीनिंग यही है कि जितने जो भी मैसेज हमारा सेंड हो रहा है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मैसेज। ओके, एंड देन सीआरसी। आई थिंक सीआरसी का एरर कंट्रोल के लिए होता है कि सेंडर अपना सीआरसी यहाँ पे डालेगा। जैसे ऑलरेडी यू नो सीआरसी का कॉन्सेप्ट, आई थिंक आप सबको पता ही होगा, ऑलरेडी एग्जाम के सिलेबस में भी था। एंड रिसीवर साइड जो भी सीआरसी है उसको उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आइडेंटिफाई करेगा कि जो भी मैसेज रिसीव हुआ है उसमें कोई एरर है कि नहीं। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली दे आर आस्किंग इन एग्जाम दैट asking in an exam that write a short note on Ethernet frame या तो discuss Ethernet frame structure। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली डेटा फील्ड, अब यहाँ पे आपको जब भी इथरनेट की बात करें आपको याद रखना है कि इथरनेट में डेटा डेटा जो होता है उसकी एक्चुअल में लेंथ कितनी होगी। ओके, सो 46 बाइट इज मिनिमम होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम जो साइज होगी पर्टिकुलर डेटा की, पर्टिकुलर एक इथरनेट फ्रेम में, वो मैक्सिमम 1500 बाइट तक वो लेके जा सकती है, सिंगल फ्रेम। सो so this field
carries the IP datagram, the maximum transmission unit MTU of Ethernet is 1500 1500 bytes. This means that if the uh, right if the AP datagram exceeds uh, 1500 bytes, then the host has to fragment the datagram. राइट एक मैसेज जो 1500 बाइट से अगर ज्यादा होगा तो उसकी फ्रेम बढ़ेगी, फ्रेगमेंट करना होगा हम लोगों को डेटाग्राम. एंड डेटाग्राम इज नथिंग बट मैसेज दैट इज नोन एट अ मैसेज नोन एट नेटवर्क लेयर. ओके, द मिनिमम साइज ऑफ द डेटा फील्ड इज 46 बाइट. ओके, जैसे मैंने बताया आपको याद रखना है इंटरनेट की मिनिमम बाइट. आई थिंक लास्ट एग्जाम में पूछा था कि अगर व्हाट आर द मिनिमम साइज ऑफ द इथरनेट फ्रेम एंड व्हाट आर द मैक्सिमम साइज. तो आपको ये कंपलसरी याद रखना पड़ेगा कि इथरनेट जो है उसका मिनिमम साइज 46 है एंड मैक्सिमम 1500 बाइट है. अगर आपका कोई भी मैसेज है 1500 बाइट से ज्यादा है तो उसको आपको फ्रेगमेंट करना पड़ेगा. Okay, and minimum size is of 46 bytes. This means that if the IP datagram is less than 46 bytes, the data field has to be stuffed. Okay, stuffed to fill out the 46 byte. अगर आपके जो भी डेटा है वो लेस देन अगर 46 बाइट है तो आपको डेटा स्टफ करना पड़ेगा. स्टफ इन आपको जैसे हम लोग बाइनरी में करते हैं कि अगर आपका बाइनरी बीट जो है अगर 4 बीट है ना आपको 8 बीट बनाने का बोलेंगे तो आप क्या करोगे, फ्रंट में जीरो अपेंड करोगे. तो यहाँ पे जो जीरो अपेंड करते हैं उसको हम लोग स्टफ बोलते हैं. तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा. अगर आपके डेटा की लेंथ 46 बाइट से कम है तो आप क्या करोगे, 46 बाइट से कम है तो आप क्या करोगे, आपको जीरो या कोई भी स्टफिंग करना पड़ेगा. बाइट बीट्स जितने भी बीट्स या बाइट्स बच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका 10 बाइट्स है तो आपको बाकी के 36 बाइट के लिए आप कुछ भी स्टफ कर सकते हो, इधर ऑल जीरो इधर और वन, या तो कोई भी पैटर्न आप उसमें अपेंड कर सकते हो. Okay, when a stuffing is used, the data passed to the network layer contain a stuffing as well as IP datagram. तो जब भी हम लोग स्टफिंग यूज करेंगे तो उस टाइम पे हमारा जो डेटा होगा नेटवर्क लेयर पे उसमें ओरिजिनल डेटा भी होगा एंड स्टफ डेटा भी होगा जो नेटवर्क पे जाएगा. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर एंड दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एक या दो मार्क्स में वो पूछ लेंगे कि अगर डेटा मेरा 1500 बाइट से ज्यादा है तो क्या करना है एंड 46 बाइट से कम है तो क्या करना है and what is the minimum size of that and what is the maximum size of particular ethernet frame. Next is destination address. तो वो 6 बाइट्स का होगा, आप सबको पता है. this field this field contain a MAC address of the destination adapter. जो भी डेस्टिनेशन एड्रेस है, जो भी डेस्टिनेशन सिस्टम है उसका मैक एड्रेस याद रखना. यहाँ पे मैक एड्रेस वो बाइंड करेगा इथरनेट पे. एंड अगर आपको पता है तो आपका जो वो होगा मैक एड्रेस वो 6 बाइट्स का होता है ऐसे फॉर्मेट में. ओके, व्हेन एडेप्टर बी रिसीव द इथरनेट फ्रेम whose destination is either this or MAC broadcast address, it passes the content of the frame data field to the network layer. If it is receive a frame with any other MAC address, it discard the frame. अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया अगर हब है एंड आपका जो भी मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट हुआ है तो जो भी पॉर्ट है, जो भी डेस्टिनेशन सिस्टम है वो चेक करेगा कि क्या वो खुद का मैक एड्रेस है. अगर खुद का मैक एड्रेस है या तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है. बेसिकली ब्रॉडकास्ट के लिए भी एक आईपी एड्रेस फिक्स है, राइट. तो काफी सारे मैसेज ऐसे होंगे कि सब सिस्टम को भेजना पड़ता है, राइट. तो उसका भी एड्रेस अलग रहता है. तो वो चेक करेगा जो भी सिस्टम पे मैसेज आया है कि क्या उसका डेस्टिनेशन, यानी कि रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि जो भी फ्रेम आया है वो खुद का है. तो वो यहाँ से फील्ड में से एक्सट्रैक्ट करेगा 6 बाइट एंड डेस्टिनेशन एड्रेस क्या वो खुद का है तो चेक करेगा मैक एड्रेस. अगर है तो वो मैसेज को रिसीव करेगा, अदरवाइज वो सिंपली डिस्कार्ड कर देगा. अगर
Okay, it passes the content of the frame data field to the network layer. If it receive a frame with any other MAC address, is discard the frame, otherwise वो simply neglect कर देगा, राइट। काफी बार हम लोग भी आपको व्हाट्सएप पे करते हैं, अगर आपके लिए वो मतलब यूजफुल है तो आप वो उसको रखते हो, अदरवाइज अगर कोई दूसरे के लिए मैसेज है तो आप सिंपली उसको डिस्कार्ड कर देते हो, राइट। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। नाउ सोर्स एड्रेस सेम थिंग, डेस्टिनेशन एड्रेस जैसा ही है। ओके, डेस्टिनेशन एड्रेस जैसा ही है। एंड this will contain a MAC address of the adapter that transmit the frame onto the LAN। एंड यहाँ पे ऐसा एज्यूम किया हुआ है कि जो मैसेज सेंड कर रहा है उसका मैक एड्रेस ए है, एंड रिसीव कर रहा है उसका बी है, राइट। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि डेस्टिनेशन एड्रेस में भी मैक एड्रेस आएगा एंड सोर्स एड्रेस में भी मैक एड्रेस आएगा, एंड वो 6 बाइट्स का होगा। ओके, एंड मेन थिंग ये है कि बेसिकली डेस्टिनेशन एड्रेस में मैक एड्रेस डालते हैं, एंड अगर वो मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो जो भी रिसीवर है वो सिंपली चेक करेगा, मैक एड्रेस के साथ कंपैरिजन करेगा, अगर मैच होता है तो वो मैसेज को नेटवर्क लेयर में पास करेगा, अदरवाइज वो सिंपली क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। एंड सोर्स एड्रेस इसलिए डालते हैं कि रिसीव जो भी फ्रेम हो रही है उसको किसने भेजा है, कौन सी सिस्टम से आ रहा है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। देन type field, this is having 2 bytes. This type field permit Ethernet to multiplex network layer protocol. To understand this, we need to keep in mind that host can use other network layer protocol beside IP. Okay, नेटवर्क लेयर पे बहुत सारे TCP है, IP है, राइट। स्पेशली IP में भी UDP है। तो इसके लिए टाइप यूज कर रहा है कि कौन सा टाइप का आप नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट अ गिवन होस्ट में सपोर्ट मल्टीपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। फॉर दिस रीजन व्हेन द ईथरनेट फ्रेम अराइव एट destination B, the node B needs to know to which network layer protocol it should pass। okay, तो बेसिकली ये डिसाइड करता है, टाइप फील्ड ये डिसाइड करता है कि कौन से टाइप का मैसेज एंड नेटवर्क लेयर में प्रोटोकॉल कौन सा है। नेक्स्ट इज CRC, ओके, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, एंड उसके लिए यहाँ पे 4 बाइट्स कंपलसरी यूज किया हुआ है। द पर्पज ऑफ द CRC फील्ड इज टू अलाउ द रिसीवर एडेप्टर बी टू डिटेक्ट बीट एरर इन द फ्रेम। कोई भी सेंडर से रिसीवर के बीच में कोई बीट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए हम लोग CRC फील्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे इथरनेट फ्रेम में वो कंपलसरी 4 बाइट्स यूज करना है, 4 बाइट्स यूज करना है। नेक्स्ट इज प्रीएम्बल, ओके, and the ethernet frame begin with 8 byte, okay, 8 byte preamble field. Each of the first 7 byte of the preamble has the value 10101010, okay, okay, 8 बाइट का आपका प्रीएम्बल होगा, उसमें भी 7 बिट कंटिन्यूसली रिपीटेड होंगे और वो 10101010, राइट। एंड द लास्ट बाइट जो होगा उसमें 101010 लास्ट डबल वन है, ताकि वो जो भी रिसीवर है उसको अगर वो पैटर्न पता चलती है कि 1010 वो 7 टाइम्स है, उसके बाद ये है, तो वो उसको पता चलेगा कि यस यहाँ से मेरा प्रीएम्बल आया है। उसके बाद का जो 6 बाइट होगा वो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, उसके बाद का जो 6 बाइट होगा वो सोर्स एड्रेस होगा, उसके बाद 2 बाइट का जो भी डेटा है जो टाइप फील्ड होगा, उसके बाद जो भी डेटा होगा वो मेरा होगा ओरिजिनल डेटा। तो जो भी ओरिजिनल मैसेज है उसमें बहुत सारे यूज होते हैं, ओके, प्रीएम्बल, टाइप एंड बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज होती है। ओके, तो प्रीएम्बल यहाँ पे 8 बाइट का है, 7 बाइट रिपीटेड है, ओके, एंड 101010 7 टाइम्स रिपीटेड होगा, एंड लास्ट जो बाइट होगा वो 10101011 होगा। Now the first 7 byte of the preamble serve to wake up, okay, wake up call the receiving adapter and to synchronize their clock to that sender's clock। Synchronization, अब synchronization की जरूरत क्या क्यों है? अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप याद रखो डेटा लिंक लेयर जो है वो 2
चीज के लिए यूजफुल है. फर्स्ट एरर डिटेक्शन के लिए एंड सेकंड वन इज फ्लो कंट्रोल, या हम लोग बोल सकते हैं उसको सिंक्रोनाइजेशन के लिए. ओके. अब कीप इन माइंड दैट एडेप्टर ए एम टू ट्रांसमिट द फ्रेम एट 10 Mbps और 100 Mbps या 1 Gbps, यानी कि तीनों इथरनेट में से कोई भी एक टोपोलॉजी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं इथरनेट की, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इथरनेट लैन. या तो वो स्विच हो सकता है, फास्ट इथरनेट हो सकता है, या गीगाबिट यूज हो सकता है. हाउएवर, बिकॉज नथिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, ये जो सारी स्पीड है वो एक थियोरिटिकल है. एक्चुअल में उसको अचीव करना प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है. Adapter A will not transmit the frame exactly at the target rate. There will be always be some drift from the target rate, a drift which is not known a priori by the other adapter on the lane. Initially जैसे ही सेंडर सेंड करता है उसको पता नहीं होता है कि रिसीवर की स्पीड कितनी है. Receiving adapter can lock onto adapter A's clock simply by locking onto the beats in first 7 byte of the preamble. अब क्या होगा, रिसीवर क्या करेगा, जो भी 7 बाइट्स रिसीव हो रहे हैं उसके साथ सिंक्रोनाइज करेगा. And the last 2 bit of the 8 byte of the preamble, that is 2 consecutive ones, alert adapter B that important stuff is about to come. Now important stuff या तो हम लोग बोल सकते हैं कि original data is about to come, so you wake up and receive the bits. So that's why synchronization के लिए preamble use होता है and clock synchronization होगा ताकि पता चले कि sender जो है सेंड किया है वो डेटा कितनी स्पीड से आने वाला है एंड रिसीवर इज एबल टू receive that data or not. Okay, so this is a frame format of a Ethernet, and this question can be asked in 7 marks. Explain Ethernet from structure in detail. Okay, उसमें preamble क्या करता है, destination address क्या करता है, source क्या करता है, type क्या करता है, data है, उसकी minimum length क्या है, what is maximum length, अगर minimum है तो क्या करना है, maximum है, maximum से ज़्यादा है तो क्या करना है, वो आपको पता होना चाहिए. एंड CRC क्या है वो सब आई थिंक आपको पता चल गया होगा. ओके, सो आज के लिए इतना ही. वी हैव seen two concepts, virtual LAN and second one is Ethernet frame structure. Both questions are important regarding your external exam. So if you have any doubt, you can ask me.